मेरा देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती थी। एक दिन कपड़े इस्त्री करने का बोला तो मेरा देवर कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा अभी इससे प्रेस करवा लेती हूँ, बात की बाद में देखा जाएगा। मैंने कह दिया, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मेरे देवर ने खुशी खुशी मेरे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। देवर इस्त्री किए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी। ये कहकर राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने देवर राहुल की विनती करने लगी, राहुल मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो भगवान का डर करो। तुम्हारे भाई को अगर पता चल गया तो वह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम मेरे साथ ये क्या करने वाले हो। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। अगर उसे पता चल गया तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। वह मैंने अपने देवर राहुल को अपने पति का डर दिलाना चाहा, लेकिन उसने के सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। वह मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना बाजू जोर लगाकर छुटा रही थी, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रही। राहुल छोड़ो मुझे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मेरे साथ मत करो। मैं उसे विनती कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। राहुल कहने लगा, भाभी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपका काम करके दूंगा तो आप मुझे टैक्स भी दोगे और फाइल भी जमा कराओगे। तो चलें कमरे में, मैं टैक्स भी वसूल करना है और फाइल भी जमा करवानी है। आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। डर से मेरा पूरा शरीर कांपा जा रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति भी घर पर नहीं था और न ही उसके रात तक आने के कोई आसार थे, क्योंकि मेरे पति को ऑफिस के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ा था। इसलिए वह रात 12 बजे से पहले घर नहीं आ सकता था। राहुल ने मुझे खींचकर कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा बंद किया, मेरी सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं फटी फटी आंखों से राहुल की तरफ देख रही थी, जो अब लाल लाल आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर पागलपन का दौरा सा पड़ गया है। मुझे अब उससे बचने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, राहुल प्लीज़ मुझे जाने दो। राहुल तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो मेरा बहुत सम्मान करते थे, मेरी सारी बात मानते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, ये गलत है। और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो मेरी सारी बातें मानता था, मेरा बहुत सम्मान करता था, और आज उसे क्या हो गया था। मैं अपने गाल पर हाथ रख फटी फटी आंखों से राहुल को देख रही थी। राहुल मेरे बहुत करीब आ चुका था। अभी कल की ही तो बात थी जब राहुल मेरे सामने नज़रें झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं था, और आज आज वह क्या करने जा रहा था, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। और मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जो किसी फिल्म के तरह मेरे दिमाग पर चलने लगी थी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो राहुल को यहाँ तक ले आई थी। मैंने तो कभी उसे इस राह पर नहीं डाला था कि वह देवर और भाभी के बीच के पवित्र रिश्ते को ही दागदार करने के ऊपर उतारू हो जाए। मैंने तो हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह समझा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इस इकलौतेपन का मैंने खूब फ़ायदा उठाया था। मेरे माँ बाप मुझ पर अपनी जान लगाते थे और मेरा बेहद लाड़ उठा करते थे, और इस लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ा सा बिगड़ गई थी। यानी कि अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से मैं थोड़ी ज़िद्दी और कामचोर टाइप की लड़की हो गई थी। खैर, मेरे माँ बाप को भी मेरी इन आदतों से कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ ने भी कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र शादी की हुई तो मेरी माँ को अब चिंता सताने लगी थी कि मेरी जैसी कामचोर लड़की का निभाव ससुराल में कैसे होगा। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, इसलिए मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। हर आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आ जाता, लेकिन बात नहीं बनती थी, क्योंकि थोड़ी सी छानबीन करने के बाद ही लड़के वालों को पता चल जाता था कि मैं बहुत ही कामचोर और ज़िद्दी लड़की हूँ। और बस मेरी इन गलत आदतों की वजह से लड़के वाले शादी के लिए मना कर जाते। और फिर मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो मेरे लिए हर तरह से परफेक्ट था। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे भाई के। ना बाप थे, ना माँ थे, और ना ही कोई बहन, और ना ही कोई रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़के की जॉब करता था
मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। इस रिश्ते से मेरे माँ-बाप भी खुश थे, क्योंकि वह मेरी आदत से जानते थे कि मैं एक भरी पूरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब लक्ष्य का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे माँ-बाप भी उस रिश्ते के लिए एकदम खुश हो गए थे। और जब मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा गया और रिश्ते के बारे में बताया गया तो ये जानकर कि लक्ष्य का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय छोटी भाई के, मैं भी रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी हो गई थी। और फिर लक्ष्य के साथ मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। लक्ष्य का अपना कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए शादी में ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ था। कुछ गिने चुने लोग ही बारात में आए थे और मैं दुल्हन बनकर लक्ष्य के आंगन में उतर आई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और ये खुशी मेरे चेहरे से टपक पड़ रही थी। सब कुछ मेरे अनुसार ही हुआ था। मेरा पति लक्ष्य बहुत ही अच्छा इंसान था। वह ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बिजी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ रहा था। मेरे पति ने मुझे बताया था शादी की पहली रात कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा देवर सारे काम कर दिया करेगा। वो मेरे लिए नाश्ता बना देता था। संडे का दिन था, लगातार मेरे और अपने कपड़े धो लिया करता था और दिन के बाद घर की पूरी सफाई भी कर लिया करता था। शाम का खाना बाहर से ले आता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाया करता था और मेरे लिए भी चाय ज़रूर बनाता था। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप एक हादसे में हम दोनों भाइयों को छोड़कर चल बसे थे और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बस भगवान से दया से वह वो पल कर बड़ा हो गया है और अब अपने साथ साथ मुझे भी संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं ये सिर्फ मेरा छोटा भाई राहुल ही अच्छे से जानता है। अब तुम आ गई हो तो मैं निश्चित हो गया हूँ कि तुम घर के साथ साथ राहुल का भी ध्यान रखोगे। राहुल को अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। राहुल बहुत अच्छा है, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो बदले में वह भी तुम्हें मोहब्बत और सम्मान देगा। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुनी और अपने पति से कहा कि चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये था कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति तो अपने भाई की तारीफ़ ही किए जा रहा था। हालांकि शादी की पहली रात थी, उसे हमारी ज़िंदगी के बारे में बात करनी चाहिए थी या फिर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करना चाहती ये थी। लेकिन लक्ष्य ने जितनी भी बातें की थी वह सब राहुल के सिलसिले में ही की थी। अब मुझे राहुल से जलन होने लगी थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने पति से टॉपिक चेंज कराया और फिर बातों का रुख राहुल से बदलकर मेरी तरफ आया था। मैंने भी थोड़ा सुकून का सांस लिया। खैर, अगले दिन मेरी आंख ज़रा देर से खुली तो लक्ष्य जा चुका था। लक्ष्य ने मुझे रात ही बता दिया था कि मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी, जो कि शादी के सिलसिले में ख़त्म हो चुकी है। मैं सुबह ही काम पर चला जाऊँगा। मैं ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं लेता, क्योंकि मेरे ऑफिस में ज़्यादा छुट्टियाँ अलाउ नहीं हैं। मैं बाहर आई तो राहुल को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके एग्ज़ाम हो रहे थे और वह खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। राहुल को किचन में काम करते देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, शादी का पहला दिन है, अगर मैं अभी से इस प्लान को शुरू कर दूं तो आगे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कहा, राहुल तो वह फ़ौरन ही पलटा और बोला, जी भाभी। उसने फ़ौरन ही बहुत ही सम्मान के साथ जवाब दिया था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे कुछ डर भी दिखाई दे रहा था। उसका ये डर मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जो मैंने सोच रखा था, मेरा प्लान तभी पूरा होता जब राहुल मुझसे डरता। अगर वह मुझसे डरता नहीं तो वह कभी भी मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा, राहुल, मैंने सुना है कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन जल्द ही बोला, हाँ हाँ भाभी, आप बैठे हैं, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। वह एकदम से खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। मैं यही तो चाहती थी कि राहुल घर के सारे काम करे और मैं आराम से पूरा दिन अपने कमरे में लेटी रहूं। और मेरा पहला कदम जो मैंने उठाया था वह कामयाब हुआ था। राहुल मेरी बात पर फ़ौरन ही राज़ी हो गया था और मेरे लिए नाश्ता बना रहा था। मैं बहुत खुश थी। कितना पागल था, मेरी अपनी इतनी सी बात भी नहीं समझा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आया। हालांकि चाहता तो कह सकता था कि भाभी, शादी से पहले ये काम करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब जब आप इस घर में आ गई हैं तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद ही घर के काम करना।
लेकिन उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में चला आया। तो मैंने खूब अच्छे से पेट भर कर के नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था, गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और राहुल के कमरे की तरफ चल पड़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना। ऐसा करो, लंच में दाल चावल और गोभी की सब्जी बना लो। तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ के बने दाल चावल चख लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के मुँह से तो बहुत तारीफ़ सुनी है कि तुम दाल चावल बहुत ही अच्छे बनाते हो। उसके बाद तो सारा काम मैंने ही करना है। ये बात सुनकर राहुल के चेहरे पर कुछ परेशानी उभर आई थी। कहने लगा, भाभी वह दरअसल मेरा कल पेपर है, इसलिए उसकी बात अभी अधूरी ही थी कि मेरे चेहरे पर के हाव भाव बदलने लगे थे और मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर वह कहने लगा, कोई नहीं भाभी, आप चले, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता और वैसे भी उसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना था। उसे खाने का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। उसे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं तो पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़कर अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। और जब उसने गंदा घर देखा होगा तो उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, क्योंकि वह घर को गंदा देख ही नहीं सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल पड़ी थी। अक्सर पति बिना नाश्ता के ही यहाँ यहीं चला जाता। कभी कभी राहुल अपने लिए जब नाश्ता बनाता तो वह लंच के लिए भी नाश्ता बना देता, तो कभी राहुल बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता था। उसके अब 10वीं क्लास के पेपर भी हो गए थे और अब वह फ्री होता था तो सारे घर का काम वही कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। पूरा घर ऐसे ही गंदा छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे पता था राहुल पूरे घर की सफाई कर लेगा। शाम का खाना भी अब राहुल ही बनाने लगा था और बस लच के आने पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे कि लच को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद राहुल मशीन लगा लेता और पूरे घर के कपड़े धो देता था। वह खामोशी से सारे काम कर लिया करता था। अब मुझे दोबारा उसे किसी भी काम को करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने नोट किया था कि राहुल बहुत चुप चुप सा रहता था, बहुत कम बात किया करता था। खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि वह कोई मुझसे फालतू की बात करे। मुझे बस काम से मतलब था और राहुल चुपचाप काम कर दिया करता था और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। कभी कभी उसकी मासूमियत पर बहुत हंसी आती। वह कोई इतना बच्चा तो नहीं था कि मेरी सारी बातें सर झुकाकर मान लेता था। उसका कद काठ भी काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन मैं उसे अभी भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। कोई भी काम की ज़रूरत होती मैं फ़ौरन राहुल को बुला लेती। फिर वह चाहे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता या फिर सो रहा होता। अगर मैंने कोई काम राहुल से करवाना होता तो मैं उससे ही करवाती थी। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना। आजकल भाई से मेरी मुलाकात कम होती है, वरना मैं खुद ही भाई से बात कर लेता और आज मैं भी ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे माथे पर बल पड़ गए कि अब इसे पैसे भी देने थे। कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होगी ही और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति लक्ष्य फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसलिए शाम को जब लक्ष्य घर वापस आया तो मैंने उसे राहुल से कही हुई बात बताई ही नहीं और सुबह हुई तो राहुल के उठने से पहले ही लक्ष्य ऑफिस के लिए निकल चुका था। राहुल ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सकता। ये सुनकर राहुल बहुत परेशान हो गया था। उसका मुंह लटक गया था और वह खामोशी से चला गया। मैंने भी सुकून का सांस लिया। उसके बाद राहुल ने दोबारा पैसों की बात नहीं की थी, ना ही मुझे और ना ही अपने भाई से। समय गुजरता गया, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई और राहुल भी। हाँ, ये मेरा रूटीन अभी बना हुआ था कि जब भी मुझे राहुल घर में दिखाई देता तो मैं उसे घर के सारे काम करवाने लगती थी। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूँ कहने
कि मैं बहुत कामचोर थी। मैंने सोचा था कि ससुराल जाकर कोई नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे फ्री में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन पति घर होता मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और उसे दिन मेरा पति बाहर से खाना ले आता। मैं बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी जी रही थी जैसे मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 7 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ़ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ़ करके सोता था। मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो? उसे पर राहुल ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। राहुल ने बहुत ही सपाट और चिट्ठैरे हुए शब्दों में जवाब दिया। लक्ष्य को बहुत हैरत हुई, कहने लगा तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? जिस पर राहुल ने नज़रें नीचे किए हुए जवाब दिया कि मैं बस टाइम पास करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे डर था कि कहीं राहुल ये ना कह दे कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लक्ष्य ने भी राहुल की बात को सच मान लिया। दोनों भाई आपस में कम ही मिल पाते थे। अगर लक्ष्य घर पर होता तो राहुल नहीं होता, राहुल होता तो लक्ष्य नहीं होता। आज बहुत दिनों के बाद दोनों भाई आपस में मिल रहे थे। राहुल का हुलिया देखा तो लक्ष्य कहने लगा, राहुल ये तुम कैसे फटे पुराने कपड़े में घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं? ये देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। लक्ष्य मुझे हर महीने पैसे दिया करता था, ये कहकर कि अगर राहुल को ज़रूरत हो तो तुम उसे पैसे दे दिया करना। लेकिन राहुल ने तो कभी मुझसे पैसे मांगे ही नहीं थे और मैंने भी खुद से कभी उसे पैसे नहीं दिए थे और ना ही कभी सोचा था कि वह अपने खर्च कैसे पूरा करता होगा। और आज जब उसकी फटी हुई जीन्स और पुरानी टी शर्ट पर लक्ष्य की नज़र पड़ी तो वह उससे सवाल कर बैठा था। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर लक्ष्य ने अपने पर्स से 10,000 निकाल कर राहुल को दिए, कहा कि अपने लिए शॉपिंग कर लेना। वह 10,000 मेरी आंखों में खटक रहे थे। जैसे ही लक्ष्य ऑफिस के लिए निकला गया, फ़ौरन मैं राहुल के कमरे में गई। मैंने कहा, राहुल मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम ऐसा करो वह 10,000 रुपये मुझे दे दो, मैं तुम्हें शाम को वापस कर दूँगी। राहुल ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, लेकिन फ़ौरन ही वह पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैं भी वह पैसे लेकर बहुत खुश हुई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब लक्ष्य घर पर आया तो उस समय राहुल भी घर पर ही था। हम सब खाना खा रहे थे कि तभी लक्ष्य ने राहुल से पूछा, राहुल तुमने अपने लिए शॉपिंग कर ली? राहुल कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं तो डर गई कि कहीं राहुल सब कुछ लक्ष्य को बता न दें, क्योंकि राहुल के नाम पर तो मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती रहती थी और मेरा पति भी राहुल के नाम से फ़ौरन पैसे दे देता था, क्योंकि लक्ष्य को पता था कि राहुल को पढ़ने का कितना शौक़ है। इसलिए वह पढ़ाई के सिलसिले में जितने भी पैसे लक्ष्य से मांगती थी वह उतने ही पैसे वह राहुल के लिए दे देता था। मैं उन सारे पैसों को खर्च कर लेती थी। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था। राहुल अब बड़ा हो चुका था। हमारी शादी को 4 साल का समय गुजर चुका था और राहुल 19 साल का हो चुका था। फिर वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और ये समय मैंने कैसे मुश्किल से गुजारा था ये मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। राहुल ने कैसे पूरे घर के सामान रखा था, संभाल के रखा था, हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे पड़े होते, कहीं सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा होता तो कहीं जूते चप्पल और जुराबों के ढेर लगे होते। मैं अब घर के काम करते करते तंग आ चुकी थी। मैं राहुल से फ़ोन पर बात करती थी तो राहुल कहने लगा, भाभी मैं यहाँ अपने दोस्त के पास रहता हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। मैं राहुल का इंतज़ार ही करती रही, लेकिन राहुल नहीं आया। जैसे तैसे करके मैं अब घर को संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे राहुल की कमी बहुत महसूस होती थी। मुझे गर्मा गर्म बेड पर बैठे बैठे नाश्ता मिल जाया करता था और अब मुझे खुद किचन में जाकर नाश्ता बनाना पड़ता था। नाश्ते के बाद घर की सफाई की चिंता, उसके बाद लंच की चिंता और फिर उसके बाद डिनर। मैं तो तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से। मैंने लक्ष्य से कहा भी कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्य ने ये कहकर बात को टाल दिया कि तुम घर पर अकेली क्या करोगी, घर के काम करोगी तो तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और फिर हम दो ही तो लोग हैं, नौकरानी रख कर क्या करेंगे। ऐसे ही करते करते
5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में लक्ष्य अपने भाई से कभी कभार जाकर मिल लेता था। लक्ष्य भी चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लक्ष्य कभी कभी मुझे राहुल का जिक्र करता है कि राहुल बहुत ही मेहनती है, वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। देखना है एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर एक दिन लक्ष्य वापस आ गया। मैं उसके आने पर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आओ भगत की, अच्छा खाना खिलाया, उसका हर तरह से ख्याल रखा। राहुल भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वह पहले से काफ़ी निखर गया था और शरीर भी पहले से भरा भरा हो गया था। पहली बार तो जब मैंने उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाई थी। इतना हैंडसम हो गया था कि नज़र ही नहीं हटती थी। शाम हुई तो मैंने देखा राहुल अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। मैंने उसे कहा कि राहुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के कपड़े भी प्रेस कर दो। राहुल ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी, इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा राहुल मजाक कर रहा है। मैंने भी मजाक में कह दिया, ठीक है, मैं टैक्स भर दूंगी और फाइल भी जमा करवा दूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। फिलहाल अपने भाई के कपड़े तो प्रेस करो। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी उसने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शाम होते ही राहुल मेरे कमरे में आया और कहा कि चले भाभी, फाइल जमा करवाएं। वह काफ़ी संजीदा सा लग रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा था। वह कौन सी फाइल? मैं हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा, देवर ने संजीदगी से जवाब दिया। अब मुझे राहुल पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह से अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन राहुल ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था और ये बात बहुत बड़ी थी। पर ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी। अब उसे ये कह रही थी, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा। मैं उसे उसके भाई का डर दिला रही थी तो कभी उसे भगवान की याद दिला रही थी। मैं उसके हाथ भी जोड़ रही थी और उससे विनती भी कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से राहुल को देख रही थी। राहुल कहने लगा, भाभी, ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी कि उसको एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो चुप चुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये इसकी सारी डिटेल इस फाइल में है। आपका जिसमें जितना भी टैक्स है वह आपको भरना होगा। वह क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल आगे बोला, और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पिछले 1 साल मैंने आपकी सारी जानकारी निकाली है, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से सारा टैक्स भर दें। कि उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वह वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वह घर से इसलिए गया था कि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था और उस फाइल में सारा हिसाब किताब था। इस फाइल में वह सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए, वह सारे आपको आज मुझे देने हैं, क्योंकि उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था, क्योंकि भाई ने वह पैसे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दे दिए थे, मेरी पढ़ाई के लिए दिए थे। लेकिन आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। मैं मेहनत मजदूरी कर कर के अपनी पढ़ाई करता रहा, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता तो कभी पार्ट टाइम जॉब करता, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब मैं वह सारे पैसे आपसे वसूल करूँगा। मैं खाली खाली नज़रों से राहुल को देख रही थी, जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैं बहुत राजदारी से सारा काम किया करती थी। राहुल कहने लगा, भाभी जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं अपनी माँ समझा था।
मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ-बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अपने माँ-बाप की शक्ल भी याद नहीं है। मेरे भाई ने ही मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था और मुझे पढ़ाया-लिखाया था। लेकिन फिर भी एक औरत की कमी इस घर में हमेशा महसूस होती थी। मुझे लगता था कि जब भाई की शादी हो जाएगी और जब मेरी भाभी आ जाएगी तो वह मुझे माँ का प्यार देगी, इस घर को सँभाल लेगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं थक गया था अपने नाज़ुक हाथों से काम करते-करते, पर आपने मुझ पर ज़रा भी दया नहीं दिखाई। आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर ही बना डाला। राहुल की आँखों में आँसू चमक रहे थे और मैं सर शर्मिंदगी से झुक गया था। राहुल फिर बोला, मैं जानता था भाभी, अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगे, भाई को मेरे खिलाफ़ भड़का देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। अगर आप मेरे भाई को मेरे खिलाफ़ भड़का देती और मेरे भाई मेरे खिलाफ़ हो जाते तो मैं क्या करता, मैं कहाँ जाता? मेरी कुल दुनिया मेरे भाई हैं। मैं भाई के बिना कुछ भी नहीं हूँ और ना ही इनके बिना ज़िंदा रह सकता हूँ। इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। अगर आप रात के 4 बजे 2 बजे भी मुझे उठाकर काम करवाती थीं तब भी मैं सारा काम कर देता था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं आपसे किसी भी बात के लिए नहीं करूँगा, इसी में भलाई थी, वरना मैं अपने भाई को खो देता। मैं आपसे कॉलेज के लिए फ़ीस के लिए पैसे माँगे, लेकिन आपने भाई से बात नहीं की। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता था, मेरे भाई का हाथ कितना भी तंग होता है, लेकिन अगर मैं पढ़ाई के लिए उससे पैसे माँगता तो वह मुझे फ़ौरन देते थे। कभी मना नहीं करता था, चाहे कहीं से भी ला कर देते। लेकिन आपने मुझे बहाना बना दिया कि भाई ने कहा है कि उसका हाथ तंग है, वह पैसे नहीं दे सकता। मैं सब कुछ जानते बूझते भी चुप हो गया था और फिर कभी भाई से पैसों का जिक्र नहीं किया। मुझे पता था कि आप मुझे पैसे नहीं देने देंगे, इसलिए मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी और इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे, मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। राहुल फिर बोला, भाभी अगर आप चाहते हैं तो नौकरानी भी रख सकती थी, लेकिन आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था, इसलिए आपने नौकरानी नहीं रखी और मुझे ही घर का नौकर बना दिया। खैर, ये समय इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फ़ाइल मुझे दी है। वह आपको गिरफ़्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की हैं कि मैं आपको मना कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट-फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपने दोस्त के कहने पर अपने पति से छुपकर एक नाजायज़ बिज़नेस शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जानती थी ये गलत काम था। पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं अपने सारे गलत कामों से छुटकारा पा लेती। इसी में सब घर की भलाई थी और मैं अपने देवर राहुल से भी माफ़ी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती, क्योंकि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं राहुल के साथ साथ जो किया वह बहुत ही गलत किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई वह 14-15 साल का नासमझ बच्चा, मैंने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अपनी गलती का एहसास होते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं राहुल से माफ़ी मांगने लगी और सारा नाजायज़ तरीके से कमाया गया पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। राहुल ने भी मुझे माफ़ कर दिया। राहुल का ये एहसान बहुत था कि उसने मेरे पति के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। उसने लक्ष्य को कुछ भी नहीं बताया था और फिर उस दिन मेरे समझ में आ गया था, मैं सुधर गई थी। पैसा तो आने जाने की चीज़ है, असल चीज़ तो रिश्ते होते हैं, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी। न अपने पति को और न अपने भाई जैसे देवर राहुल को। मैं राहुल को दिल से अपना लिया था और बिल्कुल उसे भाइयों की तरह रखती थी, भाइयों की तरह उसका ख्याल रखती थी और राहुल भी मेरा बहुत सम्मान करता था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ाने में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।